नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। आज मुख्य विषय पर बात करने से पहले यह जरूरी है कि हाथरस के सिकंदराव में घटी ये घटना जो आप तक हम तक पहुंच चुकी है उसके बारे में भी थोड़ी बात कर ली जाए। एक ऐसी भगदड़ मचती है और जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि मौत की संख्या 150 के आसपास तो करीब करीब पहुंच गई है। बहुत से लोग घायल हैं और पता नहीं आगे ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। प्रश्न तो यही है कि इस तरह की घटनाएं पहली दफा नहीं घट रही हैं और हम लोगों ने कोई सीख नहीं दी है। इतनी गर्मी और इसमें इतने लोग जमा हो गए और मेरे मन में बस दो ही प्रश्न आ रहे हैं। पहली तो ये है कि कोई भी इस तरह का आयोजन अगर होता है सार्वजनिक, तो उसके बारे में स्थानीय प्रशासन से इजाज़त लेनी होती है और वो इजाज़त हासिल करना बहुत आसान भी नहीं होता है, क्योंकि कई तरह के सवाल किए जाते हैं कि आपके पास इंतज़ाम क्या है, कितने लोग आएंगे, बाकी व्यवस्थाएं कैसी हैं, और उसके बाद पुलिस के इंतज़ाम होते हैं, प्रशासन करता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा न लगता है सवाल किया गया था और न ही ये पूछा गया था कि कितने लोग आएंगे, आपके क्या इंतज़ाम हैं। पुलिस प्रशासन भी ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जो राहत और बचाव है वो बहुत देर से शुरू हुई। अब ये घटनास्थल की बात हुई, वहाँ से जो लोकल अस्पताल सिकंदराव में जब लोगों को ले जाया गया और ट्रकों में भर भर कर जब ले जाया गया, टेम्पो में भर भर कर, तो वहाँ पाया गया कि जो लोकल अस्पताल है वहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है। और फिर वहाँ से आसपास के अस्पतालों में जो दूर दराज थे, चाहे वो एटा में रहे हों, अलीगढ़ में रहे हों या फिर आगरा की तरफ, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते भी तो समय लगता है। तो ऐसे में मौत की संख्या, जो व्यवस्था नहीं है ख़ास तौर पर मेडिकल व्यवस्था, उस वजह से ज़्यादा हो गई। और आप देखिए कि एक लोगों का अपना विश्वास बाबा लोगों के प्रति और किस तरह से, और ये पहली बार नहीं हुआ है, कुछ दिन पहले, सालों पहले कई घटनाएं आपके आसपास घटती होंगी और कई बार इसलिए नहीं घटती हैं कि ऊपर वाला साथ दे रहा है, वरना कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इस गैदरिंग और इस तरह के गैदरिंग को लेकर सरकारें बहुत ही ज़्यादा संजीदगी से डील करें, ये बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि पॉलिटिकल मीटिंग्स में तो बहुत सचेत रहते हैं लोग, बहुत सी पुलिस की गाड़ियाँ, प्रशासन के लोग रहते हैं, लेकिन इस तरह की बैठकों में, और मैंने ये भी सुना है कि इस तरह की बैठकों में जो बाबा लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारे ही लोग संचालन करेंगे। अब ये जो हमारे लोग संचालन करेंगे, क्या वो इसके लिए ट्रेंड हैं? और अगर नहीं है तो फिर क्यों करेंगे संचालन? आखिर नागरिक सुरक्षा का सवाल है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है और नतीजा देखिए कि कितने लोग असमय चले गए। और उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी कांप जाएगा, जिस तरह से लाशें बिखरी हुई। और अब ऐसे में राजनीतिज्ञों की प्रतिक्रियाएं तो आ ही रही हैं इस घटना पर, और वो प्रतिक्रियाएं ज़्यादातर आई जब लोकसभा की कार्यवाही खत्म हुई। प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे जवाब धन्यवाद प्रस्ताव पर, जब ये घटना घटी, और उस दौरान उन्होंने दुख व्यक्त किया। राहुल गांधी ने उसके बाद दुख व्यक्त किया। दुख व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जो जान बचाई जा सकती थी वो भी नहीं बच पाई। अब वो बात जो आज राजनीतिक रूप से ये तय कर गई है कि आने वाले दिनों में कैसे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मुद्दे के तौर पर उन दो लड़कों की तरफ से, राहुल गांधी और अखिलेश, अब वो दो लड़के चल गए हैं, लड़के क्या, लेकिन एक पॉलिटिकल इडियम बन गया है, तो दो लड़कों की तरफ से कोई चैलेंज है क्या? और आज अगर आप उन मुद्दों को समझ लें तो आप पाएंगे कि हालात जो हैं वो आने वाले दिनों में भी, अगर भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को ख़ास तौर पर तवज्जो नहीं देती है जो बात में उठाए गए हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव के द्वारा,
तो दिक्कतें आने वाले दिनों में भी हो सकती हैं। आज दिन भर संसद में इस बात को महसूस किया जा सकता था, क्योंकि अखिलेश यादव जब अपना वक्तव्य देने आए संसद में, उनके हाथ में कागज थे और उन कागजों में बड़े सिलसिलेवार तरीके से वो बातें लिखी थी जो कि इस मौके पर बोली जाने वाली थी और संदेश दूर तक जाने वाला था। राहुल गांधी ने भी जब अपना भाषण दिया था तो उस वक्त भी प्रिपेयर टेक्स्ट था जिसमें से देख करके वो बोल रहे थे, यानी कि बहुत सिलसिलेवार तरीके से बातें सजा दी गई हैं मुद्दों के तौर पर। आने वाले दिनों में उन्हें ही उठाया जाना है और किस तरह से उठाया जाना है, आने वाले दिनों में उसकी क्या रूपरेखा होगी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ सोच लिया गया है और उसके ऊपर आने वाले दिनों में कार्य किया जाएगा, क्योंकि लोकसभा की जो आंशिक सफलता है कांग्रेस के लिए और जो एक बड़ी सफलता है समाजवादी पार्टी के लिए, उसने इन दोनों दलों को बहुत उत्साहित कर दिया है और प्रेरित किया है कि साथ बनाए रखना है। आने वाले दिनों में इसी सहयोग से बात बनेगी। लेकिन इसके जवाब के तौर पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो भी आपको हम बताएंगे, और क्या वो उस सवाल के जवाब के तौर पर है जो ये दोनों राजनेता उठा रहे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, और क्या वो माकूल जवाब है, ये बड़ा प्रश्न है। और इसीलिए आज एक के बाद एक जब तीनों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में और उनके वक्तव्य के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन एक नई बात सामने आई कि उन्होंने जो भी बातें कही थी उन बातों में से ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन एक बड़े हिस्से को हटा दिया गया संसद की कार्रवाई से। इसे एक्सपंज करना कहते हैं और ये रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। आपने एक्सपंज कर दिया उसको, मतलब ये कि अगर कोई सालों बाद जा कर के आज के दिन देखना चाहेगा कि भाई उन्होंने 1 जुलाई 2024 को क्या कहा था, तो कई बातें उसमें से गायब रहेंगी। एक्सपंज कर दिया गया। राहुल गांधी से पूछा गया कि भाई आपकी बातें तो एक्सपंज कर दी गई, बहुत से आरोप आपने कल सरकार पर लगाए थे, तो उन्होंने बड़ा सीधा सा जवाब दिया कि मोदी जी की दुनिया में वो बातें एक्सपंज हो सकती हैं, लेकिन लोगों की दुनिया में नहीं ऐसा होगा। लोगों की बातें हमने की हैं, हमने जो कहना था वो कह दिया। और आज का दिन चूंकि अखिलेश यादव के नाम था, तो जाहिर है कि लोगों को उनके भाषण का इंतज़ार था, क्योंकि प्रधानमंत्री के पहले सबसे प्रमुख तौर पर अखिलेश यादव ही वो वक्ता थे जो बोलने वाले थे। अखिलेश यादव ने जिस तरह के मुद्दे उठाए, उन मुद्दों में कहीं ना कहीं आपको वो एहसास मिलता है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की राजनीति किस तरह की होने वाली है। बार बार पीडीए था, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसके आसपास की जो सियासत है इस बार उसने समाजवादी पार्टी को बड़ी ताकत दी है। उन्होंने उन मुद्दों को छुआ जो आज की तारीख में राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे हैं, और उन मुद्दों को भी छुआ जो उनकी पार्टी विशेष के मुद्दे हैं। अब आपको अगर हम सिलसिलेवार तरीके से बताएं तो उन्होंने खास तौर पर ईवीएम के सवाल को आज छुआ। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि बावजूद इसके कि मैं एक दिन हो सकता है 80 में 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत जाऊं, लेकिन उस दिन भी मैं यही कहूंगा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, और अगर सरकार बनी तो पहला काम करेंगे कि इसे हम हटा देंगे। ईवीएम के बारे में एक बड़ी सख्त लाइन, और जब वो ये कह रहे थे तो बगल में बैठे राहुल गांधी मेज थपथपा रहे थे। सहमति दोनों की ईवीएम पर थी। ईवीएम के बारे में बहुत से लोगों ने मेज थपथपा कर स्वागत किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में कोई गड़बड़ी है इस बात को मानने से पूर्णतः इनकार कर दिया है। एक और खास बात जो अखिलेश यादव के बयानों में सामने आई वो थी ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। आप जानते हैं साल 2004 के बाद जितने लोगों ने नौकरी ज्वाइन की है सरकारी, उन्हें नहीं मिलती है पेंशन, और अगर नहीं मिलती है पेंशन तो एक आंदोलन के तौर पर इसे अभी हाल तक कई कर्मचारी संगठन चला रहे थे, लेकिन लोकसभा में ये मुद्दा बन ही नहीं पाया। बहुत लोगों को उम्मीद थी कि आखिरकार
जो सरकारों में काम करने वाले राज्य सरकार और केंद्र सरकार जोड़ लें तो 50 लाख के आसपास लोग हैं जिनके अपने परिवार हैं, जो उन पर आश्रित हैं। और वोट की संख्या अगर देखें तो 4 लोग भी एक परिवार में तो 2 करोड़ वोट। लेकिन ये कैलकुलेशन काम आया नहीं, ये मुद्दा बन ही नहीं पाया। हिमाचल प्रदेश में अलबत्ता इस मुद्दे ने कांग्रेस की सरकार बनवाई थी, ये कहा गया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस भी जरा उदासीन दिखी, लेकिन अखिलेश नहीं। उन्होंने इस मुद्दे को फिर उठाया। उन्होंने कहा कि वो ओपीएस को लागू करेंगे। इस सवाल पर वो अभी तक कायम है। लेकिन बड़े सवाल के तौर पर जो उन्होंने बात रखी वो थी आरक्षण की बात। आरक्षण जो कि उनका वादा है 50% की सीमा से ऊपर होना चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कास्ट सेंसस, जाति जनगणना, जो वो करवाएंगे। और ये एक मुद्दे के तौर पर वो लोगों के सामने पेश करते हुए नजर आए। एक लड़ाई जीत ली गई है लोकसभा वाली, लेकिन विधानसभा की जो लड़ाई है साल 2027 में लड़ी जानी है। अभी भी 3 साल का वक्त, लेकिन तैयारी ऐसा लगा कि लोकसभा के पटल से ही शुरू हो गई है। कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी भी करते हैं और वो कहते हैं कि कास्ट सेंसस करिए। 2021 के साल में जो होनी थी सेंसस, वो अब तक नहीं हो पाई है। तो जनगणना तो कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप जातीय जनगणना कीजिए ताकि ये पता चल पाए कि आखिरकार कौन सी जाति कितनी है और उस हिसाब से फिर योजनाओं का आवंटन हो पाए। थियोरेटिकली इस तरह से ही समझाना है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा होगा जिस पर भारतीय जनता पार्टी हाँ कहने के बावजूद असहज है। वो जानती है कि ये राजनीति जो है वो उसकी तरफ नहीं जाती है। ये राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, उनकी राजनीति को ज़्यादा सूट करती है और इस कारण से वो बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सवाल पर घिरा जाएगा ये करीब करीब तय है। किसान के सवाल को भी उठाया गया। किसान के सवाल पर राहुल गांधी ने भी कहा था कि 3 कानून बनाकर किसानों को कमज़ोर किया गया और बाद में जब विरोध करने को सामने आए तो उन्हें आतंकवादी कह दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि आय दोगुनी करने का वादा यही तो किया था ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो आखिरकार वो वादा पूरा क्यों नहीं हुआ। यानी कि किसान के सवाल पर मतैक्यता राहुल और अखिलेश के बीच है और इस सवाल पर आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ को दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर घेरेंगे, ये भी अपने आप में तय है। जाहिर है राहुल कोशिश करेंगे कि वो और भी जगहों पर कास्ट सेंसस का सवाल हो या किसानों का सवाल हो, इसको लेकर जाएं। बदहाली छोटे छोटे समाज की, जैसे छोटे दुकानदारों की बात लगातार करते हैं राहुल गांधी कहते हैं कि जीएसटी ने सबसे ज़्यादा बिजनेस अगर कमज़ोर किया है, ख़राब किया है, तो वो छोटे दुकानदारों का ही किया है। नोटबंदी और जीएसटी ने बुनकरों की बदहाली को आज एक मुद्दा बनाकर अखिलेश यादव ने पेश किया और कहा कि उनके लिए सरकार में कुछ नहीं हो पाया है। अब बुनकरों की बदहाली का सवाल जहाँ तक है, तो इसमें आप पाएंगे कि ये एक पूर्वी उत्तर प्रदेश खास तौर पर उस इलाके में बहुत से बुनकर हैं, जातियां हैं, कई धर्मों के लोग बुनकर होते हैं और जाहिर है कि ऐसे में ये केवल उनके आर्थिक बेहतरी के लिए नहीं था, बल्कि एक संदेश के तौर पर भी था। और ये अगर आप पूर्ण रूप से केवल आर्थिक बेहतरी की ही संदर्भ में भी सोचें तो आप मानेंगे कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। अखिलेश यादव और राहुल उन चीज़ों को देख रहे हैं जहां पर सरकार की इस वक्त नज़र नहीं है और वो उन मुद्दों को उभार रहे हैं। आज के भाषण में ये बड़ा स्पष्ट दिखा। आपने इस बात को महसूस किया होगा कि इस वक्त जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है नीट अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा के पर्चे लीक होने का, जिस पर जांच चल रही है सीबीआई की, अभी तक उस पर कोई कंक्लूजन नहीं आया है। लेकिन 24 लाख परीक्षार्थी मानते हैं कि अगर उन्हें कम रैंक आया है तो वो इसलिए कि कुछ लोगों को प्रश्न पत्र पहले ही मिल गए थे और वो इतने हाई मार्क्स लेकर के आ गए कि एक सरकारी सीट प्राप्त करना उनके लिए असंभव हो गया। ये बहुत लोग मानते हैं। 24 लाख के आसपास परीक्षार्थी हैं, बहुत कम लोगों को हाई मार्क्स आए होंगे और अपने दम पर वो पर्चा प्राप्त
कर रहे हैं और पर्चा प्राप्त कर रहे हैं और उसके बाद वो पैसे से खरीद रहे हैं या जो भी, लेकिन अगर वो इस तरह से नंबर्स ला रहे हैं, मार्क्स ला रहे हैं, तो फिर उनका क्या जो मेहनत करते हैं। और ये सवाल अग्निवीर के साथ जुड़ा हुआ सवाल है, अग्निवीर का सवाल जिसे दोनों नेताओं ने उठाया और इस पर सरकार से चर्चा की मांग की, नीट के सवाल पर, क्योंकि लोकसभा की कार्यवाही खत्म हो गई आज। लेकिन राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखा प्रधानमंत्री को और कहा कि 3 जुलाई को हम इस पर चर्चा करें, लेकिन जाहिर है कि ये मांग मानी नहीं गई। तो अग्निवीर और नीट दोनों नेताओं ने इसको तवज्जो दिया। अग्निवीर के बारे में तो अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे साथ के कई लोग हैं जो कि फौज में हैं और अग्निवीर का जो एक मसला है वो एक ऐसे सैनिक को बनाने का है जो पूरी तरह से समाज में और अपने पेशे में भी वो सैनिक नहीं कहलाएगा जो पहले सैनिक कहलाते थे। और ऐसे में आप मनोबल को तोड़ रहे हैं, कम से कम ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। यही सवाल राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उठाया था और कहा था कि आप तो 1 रैंक 1 पेंशन की बात करने वाले थे, तो फिर यहाँ नो रैंक नो पेंशन, क्योंकि पेंशन तो मिलती नहीं अग्निवीर को और कोई रैंक भी नहीं, उसे एक्स सर्विसमैन उसका भी दर्जा नहीं मिलता है। अग्निवीर के सवाल पर राहुल गांधी भी खूब बोले थे। तो नीट और अग्निवीर ये ऐसे प्रश्न हैं जो आने वाले दिनों में भी सरकार को परेशान करेंगे और दोनों नेताओं ने कहा है कि अग्निवीर हम ख़त्म कर देंगे हमें जब भी मौका मिलता है, जब भी हमारी सरकार बनती है। अब ये ऐसे सवाल हैं जो कि सरकार के नीतियों के बिल्कुल खिलाफ है और दोनों ने इन सवालों को उस तरह से छुआ है जिससे कि बड़े बड़े कैटेगरीज एड्रेस होते हैं। जैसे जब आप नीट और अग्निवीर की बात करते हैं, आप बेरोज़गारी के सवाल को छूते हैं, आप सवाल को छूते हैं किसानों की, जब आप 3 कानूनों की और आय को दुगनी करने की बात करते हैं। इस तरह से एक बड़ा वर्ग है कर्मचारियों का, ओपीएस के सवाल पर वो परेशान है, आप उसे छूते हैं। आप आरक्षण की जैसे ही बात करते हैं तो आप ख़ास तौर पर दलित समाज और पिछड़े वर्ग को एड्रेस करते हैं और इन सब मुद्दों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार कमज़ोर दिखी है। लिहाजा जब प्रधानमंत्री भाषण देने आए तो उम्मीद की जा रही थी कि वो इन सब चीज़ों को एड्रेस करेंगे और कुछ ऐसे संतोषजनक तरीके से करेंगे ताकि मुद्दे के तौर पर विपक्ष के पास हाथ में कुछ न रह जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा हंगामा, एक तो प्रधानमंत्री जब बोलने के लिए उठे तो मणिपुर के सवाल पर मणिपुर के सांसद को बोलने दिया जाए, इसको लेकर के ज़बरदस्त हंगामा हुआ। हालांकि विपक्ष के सांसदों के द्वारा जो हंगामा किया गया उस पर प्रतिक्रिया देते हुए सत्ता पक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने खासतौर पर कहा कि अगर मणिपुर के सांसद का बोलना इतना ज़रूरी था तो राहुल गांधी ने अपने भाषण के तुरंत बाद उनको बुलवाने के लिए प्रयास क्यों नहीं किया था। प्रधानमंत्री के भाषण के पहले वो बोले, यही प्रयास क्यों था? डिस्टर्ब करने की कोशिश थी। जाहिर है करने की कोशिश ज़रूर रही होगी, तभी तो संसद के वेल में चले आए और ये पहली बार इस तरह का जो लगातार 2 घंटों का भाषण था तो नारेबाजी होती रही। इसके पहले एक बार राज्यसभा में हुई थी, लेकिन आज का एक भी क्षण ऐसा नहीं था प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान जिसमें कि उन्हें कोई आसानी से बोलने देना चाह रहा हो, ऐसा लगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सदन में आकर के, सदन के वेल में खड़े होकर के अध्यक्ष के आसन के पास और पास में ही प्रधानमंत्री बोलते हैं, उनकी सीट एकदम पास में है और लगातार मणिपुर मणिपुर के नारे लगते रहे। प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मुद्दे को छुआ ही नहीं। लेकिन उन्होंने जो भी कहा, जितनी भी बातें कही उन्होंने, उसमें सबसे प्रमुख था कि ये तुष्टीकरण की राजनीति जो है उसके खिलाफ वो हमेशा चले हैं और ये आरोप लगते हैं कांग्रेस पर, समाजवादी पार्टी पर, तुष्टीकरण की राजनीति। और ये संदेश अपने हिंदू वोट बैंक को भी वो दे रहे थे कि हम संतुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे। तीसरा टर्म मिला है, तीसरे टर्म में 3 टाइम्स जो स्पीड होती है उससे हम काम करेंगे। उनका ये कहना था कि कांग्रेस क्यों नहीं रियलाइज़ कर पाती कि तीसरी दफ़ा उन्हें 100 का आंकड़ा नहीं मिला है। 2014, 2019, 2024 100 नहीं पहुंच पा रहे हैं। और बालक बुद्धि उन्होंने राहुल गांधी के लिए शब्द इस्तेमाल किया, कहा कि बालक बुद्धि जो होती है
उसे यह एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम 99 लेकर के आए हो, बहुत लेकर के आए हो। फिल्म शोले की मौसी की तरफ पूरी बात नहीं बताई जा रही है, जिसमें कि कहा जा रहा आप 99 लाए हैं। कितने में 99 लेकर आए हैं? 543 में 99, कुछ 100 में 99 नहीं लेकर आए। कुछ इस तरह की बातें, उदाहरण उन्होंने दिए। आरक्षण के सवाल पर उन्होंने ये बात कही अपने तरीके से कि देखिए, आरक्षण के सवाल पर तो कांग्रेसी और खासतौर पर 3 प्रधानमंत्री विरोधी रहे हैं। उन्होंने नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी का नाम लिया और कहा कि आरक्षण विरोधी थे। अग्निवीर के सवाल पर सेना में असंतोष फैलाने का आरोप लगाया और एक बड़ा आरोप है ये। लेकिन अग्निवीर में क्या बदलाव आने जा रहा है, इस बात के संकेत नहीं मिले। संकेत नीट को लेकर के भी बहुत स्पष्ट मिले हों, ऐसा नहीं हुआ। हालांकि दलित वर्ग को फिर से एक बार इतिहास में जाकर के उन्होंने संबोधित करने की कोशिश की, जब कहा कि अंबेडकर को चुनाव में हरवाने की कोशिश कांग्रेस ने की थी। बाबू जगजीवन राम को नहीं बनने दिया गया था देश का प्रधानमंत्री, और इंदिरा जी ने इस बात की कोशिश की थी। तो ऐसे प्रश्नों के साथ प्रधानमंत्री उतरे, जो कि सीधे कहीं कोई उन मुद्दों को छू नहीं रहे थे, उन सवालों को छू नहीं रहे थे जो राहुल गांधी या अखिलेश ने उठाए थे। उनकी कोशिश दरअसल ये थी कि अपनी बात को रखा जाए। वो 3rd टर्म जीत करके आए हैं, लगातार इस बात को वो कह रहे थे, और कहीं भी सीट संख्या कम गई है भारतीय जनता पार्टी की, इसके लिए वो थोड़ी भी कमज़ोर हुए हों, ऐसा उन्होंने परिलक्षित नहीं होने दिया। लेकिन राजनीति हिंदी पट्टी की सज रही है, और वो जो राजनीति सज रही है वो इस तरह से, जिसका कि एक दृश्य लोकसभा में दिखाई पड़ा, जिनमें मुद्दे दर मुद्दे लगातार राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव एक दूसरे से सहमत दिखाई पड़े। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है अगर हम इस बात को माने कि बिहार के तेजस्वी यादव भी उन तमाम मुद्दों से सहमत होंगे जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने यहाँ संसद में उठाए। तो एक गोलबंदी हो रही है हिंदी पट्टी में, ख़ासतौर पर जो 120 सीटें हैं लोकसभा की, उसे और पुख्ता कैसे किया जाए इन मुद्दों के ज़रिए, इस बात के संकेत मिले हैं। और संकेत इस बात के भी कि अगले साल बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके ठीक 2 साल बाद जो उत्तर प्रदेश में होने हैं, उनमें किस तरह से किन मुद्दों के आधार पर घेरा जाएगा, ये आज ही ऐसा लगता है तय कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के सवाल पर और इतिहास में किस तरह से शासन करने के मौके को समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उसने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है। इन मुद्दों को ही वो उठाएगी और अपने तरीके से जिस तरह से वो घेरती आई है वो घेरती आएगी। लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ इन तरीक़ों से। भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों करना चाहती है? क्योंकि अगर इस तरह के तरीके चलते रहते तो जाहिर है कि इस बार भी जो आंकड़े थे वो घटते नहीं, वो या तो वही आते जो पहले के वर्षों में आए थे या फिर और भी बेहतर हो सकते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि इस तरह से नहीं सोच रही है भारतीय जनता पार्टी को। लगता है कि ये एक मोमेंट्री ब्लूपर है। उन्होंने कहा कि देखिए जो राज्य जहां हमें सीटें कमाई हैं वहां हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, वो राज्य जहां चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा, वहां भी हमारे वोट बढ़े हैं। तो उस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है कि ये जो एक घटनाक्रम है जिसमें 63 सीटें घटी हैं, ये एक छोटा और इतिहास के कालखंड में बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दिए जाने वाला घटनाक्रम है। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो बेहतर ही होगा। लोकसभा के नतीजों का उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। आने वाले 3 राज्यों के चुनाव भी हम जीतेंगे, ये दावा भी प्रधानमंत्री की तरफ से आया। लिहाजा आने वाले दिनों में आपको मुद्दे बनाम भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी राजनीति है उसके टकराव का एक दृश्य ज़रूर दिखाई पड़ेगा, जो आज संसद में दिखाई पड़ा। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।